हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फ्लूइड्स चैप्टर को ही कंटिन्यू किया था। इस क्लास में भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स किए थे गोज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, उसी से रिलेटेड पहले हम आज न्यूमेरिकल करेंगे एक, और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो मैं पहले आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाइट दी हुई है 1000 मीटर, जो h लोगे क्योंकि एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर। आपको निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर, गोज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर P था, गोज प्रेशर था P माइनस पी ए, और फोर्स एक्टिंग ऑन ए विंडो ऑफ दिस एरिया। एरिया क्या है 20 इंटू 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया है वो आपका आ जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर P, ये क्या होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो G। तो P एटमॉस्फेरिक है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस H 1000 रो। डेंसिटी ऑफ सी वाटर ये दिया हुआ है 1.03 इंटू 10⁻3, और G की वैल्यू ये कह रहे हैं 10 ले सकते हो। तो ये आपका आ जाता है 104.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल। तो ये तो है एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर कहता है गोज प्रेशर। गोज प्रेशर, गोज प्रेशर होता है P माइनस पी ए। तो वो क्या आएगा H रो G के इक्वल आ जाएगा। P ए इधर ले जाओ, P माइनस पी ए इक्वल टू H रो G। तो P माइनस पी ए इज H 1000 रो 1.03 इंटू 10⁻3, G की वैल्यू 10। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ गया 103 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर थर्ड पार्ट में कहता है फोर्स भी निकालो। ये सबमरीन है, बाहर प्रेशर P है, अंदर PA है। तो नेट फोर्स यहां अगर कोई विंडो है उस पर कितना लगेगा P माइनस पी ए, सॉरी प्रेशर, बाहर प्रेशर P है, अंदर PA है। तो इस विंडो पर प्रेशर कितना लगेगा नेट P माइनस पी ए लगेगा अंदर की तरफ। तो P माइनस पी ए इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया। एरिया ये दिया हुआ है और P माइनस पी ए की वैल्यू ये है 103 इंटू 10⁵ इंटू 0.04। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाता है 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया। तो स्टूडेंट ये था एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू वट एवर वी डिड इन लास्ट क्लास, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक डेफिनेशन है आइडियल लिक्विड। एक आइडियल लिक्विड क्या होता है? आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका वॉल्यूम आप कम नहीं कर सकते दबाकर, और नॉन विस्कस होता है, उसमें कोई विस्कस फोर्स यानी कोई फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। ओके, तो इट इज ए लिक्विड which is incompressible and नॉन विस्कस। नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट है
streamline flow. Streamline flow. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी वही है जो उससे पहले वाले की थी, तो हम कहते हैं वो स्ट्रीमलाइन है। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हर एक लिक्विड पार्टिकल जब वहां पर पहुंचेगा तो उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे उससे पहले वाले पार्टिकल ने किया था, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ओके, तो when flow of fluid is such that the velocity of every particle of fluid at any point is same, then flow is streamline flow. तुम यहां लिखेंगे when flow of fluid is such that when flow fluid is such that the velocity of every particle, the velocity of every particle of fluid, every particle of fluid at any point is same at any point is same, then the flow is called streamline flow. Then the flow is called streamline flow. तो उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। तो in streamline flow at a certain point every particle must behave same as its previous particle. यहाँ लिखेंगे in streamline flow at a certain point every particle must behave same as its previous particle. Same as its previous particle. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे उससे पहले वाले ने किया था। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। फर्स्ट, मान लीजिए ये कोई स्ट्रीमलाइन है ऐसे, तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड बताएगी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीमलाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। हाँ, tangent at any point on streamline gives direction of flow of fluid at that point. ओके, फर्स्ट थी ये कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है
दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मान लीजिए ये एक स्ट्रीम लाइन है और एक ये इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ एक तो टेंजेंट इधर हो सकती है, एक टेंजेंट इधर भी हो सकती है। और टेंजेंट क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होंगी एक पॉइंट पे, इसलिए दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो पॉसिबल वेलोसिटीज होंगी फ्लो फ्लूइड की, जो कि हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स, तो ये फिर थर्ड है, fluid velocity remain constant at a point of a streamline but it may be different at different points of streamline। ये एक स्ट्रीमलाइन है, तो इस पॉइंट पे, इस पे ये एक पॉइंट ले लिया, यहां पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। इसी तरह से यहां भी हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए यहां v1 है, यहां v2 है, तो यहां हर पार्टिकल की वैल्यू वेलोसिटी की v1 होगी और यहां पर v2 होगी। फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट at any point on a streamline, on a streamline। However, it may be different at different points। However, it may be different at different points of same streamline। तो ये हैं स्टूडेंट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बहुत ही इजी टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बहुत आसान है। ये क्या कहता है, जैसे आप मान लीजिए घर में पौधों को पानी दे रहे हैं एक पाइप से। ये पाइप है, ये इतना चौड़ा पाइप है, अभी आप पानी दे रहे हैं। अगर आप इसको बीच में से ऐसे स्क्वीज कर दें, आधा इसको बंद कर दें इस तरह से फिंगर लगा के, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और क्या होगा, पानी दूर तक जाएगा। अगर आप इसको ऐसे बंद कर दें तो क्या होगा, पानी दूर तक जाएगा, फिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। और अगर हटा दें तो अब पानी कम दूरी तक जाएगा, एरिया बढ़ गया। यानी एरिया बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, जो लिक्विड के फ्लो करने की, वो कम हो जाती है। और एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। एरिया बढ़ने से वेलोसिटी कम हो रही है और एरिया घटने से वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। और ये है आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल liquid having streamline flow, it states that for an ideal liquid
आइडियल लिक्विड, दोबारा से थोड़ा साफ सा लिख देता हूं इसको, आइडियल लिक्विड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने क्या बताया, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो यानी ए इंटू वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। ओके, हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, प्रोडक्ट ऑफ area of cross section of tube having product of area of cross section of tube and velocity of area को मैं स्मॉल a से लिखूंगा, यहाँ पर एरिया को स्मॉल a से लिखूंगा, एंड वेलोसिटी को मैं v से लिखूंगा, ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। तो ये क्या कहता है, a इंटू वी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, प्रूफ करेंगे अब हम इसका। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक ट्यूब है, ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट A पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल a1 और यहाँ है a2, यहाँ स्पीड v1 है और यहाँ v2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये a1 है और ये a2 है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एट एंड A। A2 है, ये एंड A है, ये एंड B है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एट एंड B। इसी तरह से V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट एंड A, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एंड A, और V2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एंड B। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी, ये A एरिया है, V वेलोसिटी है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो यानी एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और अगर मैं इसको डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, चलिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई मैं इसको बाद में करता हूं,
पहले मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं कि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो एट एंड ए इन टाइम डेल्टा टी, मैं एक टाइम इंटरवल ले लेता हूं डेल्टा टी, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर करेगा, वो क्या करेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है ए इंटू वी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड entering, volume of liquid entering at and A will be A1 V1, A1 V1 क्योंकि यहां पर A की वैल्यू A1 है और V की V1 है एंड A पर। तो A1 V1 क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और इस टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं डेल्टा टी से। ओके, डेल्टा टी से, ये डेल्टा टी है, डेल्टा T1 नहीं है, ये इन टाइम डेल्टा टी। तो ये A1 V1 क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उसको टाइम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतना वॉल्यूम एंड ए से एंटर कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी, इतना वॉल्यूम एंटर कर रहा है। तो मास कितना एंटर करेगा, मास कितना एंटर करेगा, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एंड ए, इसी टाइम डेल्टा टी में मास कितना एंटर करेगा, वॉल्यूम ये है ना, A1 V1 डेल्टा टी, ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, मास। तो रो क्या है यहां पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसमें से जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी। तो इतना मास एंटर कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी एंड ए पर। अब एट बी देखते हैं, एट एंड बी इन टाइम डेल्टा टी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बी से क्या हो रहा है, बी से लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट एट एंड बी, A2V2 डेल्टा टी हो जाएगा, A2V2 डेल्टा टी, क्योंकि A की वैल्यू A2 है, V की वैल्यू V2 है एंड B पर। तो इतना लिक्विड वो वॉल्यूम बाहर जा रहा है। मास में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट एट एंड बी इज इक्वल टू A2V2 डेल्टा टी इंटू रो। ओके, मैं इस मास को मान लेता हूं ये डेल्टा M1 है और इसको मान लेता हूं तो डेल्टा M2 है। तो यहां से आपका डेल्टा M1 बाय डेल्टा टी क्या आया, A1 V1 रो, और डेल्टा M2 बाय डेल्टा टी क्या आया, डेल्टा M2 बाय डेल्टा टी A2 V2 रो। इसमें डेल्टा M1 डेल्टा टी को इधर ले जाओ तो क्या होगा, डेल्टा M1 बाय डेल्टा टी इक्वल टू A1 V1 रो, ये, और इसी तरह डेल्टा M2 बाय डेल्टा टी इज A2 V2 रो। अब क्योंकि हमने जो लिक्विड है आइडियल लिक्विड लिया है तो ये इनकंप्रेसिबल होता है, तो हम यहां लिखेंगे सिंस लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, सो जितना मास पर यूनिट टाइम एंटर करेगा
उतना ही बाहर भी निकलना चाहिए। जितना ए से एंटर करेगा पर यूनिट टाइम उतना ही बाहर निकलना चाहिए। दैट मीन्स डेल्टा m1 बाई डेल्टा टी की वैल्यू है a1 v1 रो, तो दैट मीन्स a1 v1 रो इक्वल टू a2 v2 रो। रो से रो कैंसल, सो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 और a इंटू v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यू कैन राइट a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। और ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड टॉपिक आफ्टर ए फ्यू डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैकेनिक्स ऑफ ए फ्लूइड समझने के लिए भी, और आपके एंट्रेंस के लिए भी। अब हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। तो पहले है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी for a liquid of mass m moving with a velocity v, kinetic energy is equal to 1 by 2m v square। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगी, मास से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा 1 बाई 2 वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम वी। ये कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए है, ये स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए है। और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो 1 बाई 2 मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी और वी स्क्वायर। तो यह है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब डिफाइन करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। mgh आपने पढ़ा है, इट इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। इट इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, m मास ऑफ लिक्विड, h है हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, जहां से हाइट आप मेजर करेंगे। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसको mgh को m से डिवाइड कर दो मास से, तो gh आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम VOL वॉल्यूम, तो mgh को v से डिवाइड कर दो, तो m बाई वी मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी और gh यूं की यूं। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। m मास ऑफ लिक्विड है, h हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल वो होता है जहां से आप हाइट मेजर करना शुरू करते हो। और ये कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। देन थर्ड है, ये एक नया है, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर
एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या है? इट इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर। इट इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड because of its pressure। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में इस लेवल तक लिक्विड फिल किया हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, यहाँ पर एक पिस्टन है। ओके, ये एक पिस्टन है इस तरह से, और मान लीजिए इस पे प्रेशर P लग रहा है लिक्विड की वजह से। यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फिल किया हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की वजह से इस पिस्टन पर, ये पिस्टन अंदर बाहर मूव कर सकता है, इस पिस्टन पर इस लिक्विड की वजह से प्रेशर P लग रहा है। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का, ये मान लीजिए कैपिटल A है। कैपिटल A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो, जहां से लिक्विड फ्लो करके बाहर जा सकता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, ये आपका A है। तो अगर आपको इसको अंदर की तरफ पुश करना है बाय ए डिस्प्लेसमेंट dx, बाय ए डिस्प्लेसमेंट dx, मान लीजिए यहां तक पुश करना है, ये जो ये है ये क्या है? dx। आप अंदर की तरफ इसको पुश करना चाहते हैं बाय dx, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा F आपको। ओके, यहां पर रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और P है प्रेशर ऑफ लिक्विड। P है आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो कितना फोर्स लगेगा? फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, तो ये होगा फोर्स ऑन लिक्विड जो आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको इफ लिक्विड मूव्स बाय डिस्टेंस dx, इफ लिक्विड यानी ये पिस्टन की वजह से लिक्विड अगर डिस्टेंस dx भी इधर मूव करता है, या फिर इफ पिस्टन मूव्स ए डिस्टेंस dx, तो आप ये जो फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स से आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देन वर्क डन इज, ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू dx। फोर्स है P इंटू ए इंटू dx। अब ये A इंटू dx क्या हो जाएगा? dv, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने मार्क किया हुआ है, इसका वॉल्यूम, राइट? तो P dv, dv क्या है? A इंटू dx, ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो आपने अंदर की तरफ पुश किया है, उस लिक्विड का, यानी उतने लिक्विड का वॉल्यूम। अब ये जो आपने वर्क डन किया है ये कहां जाएगा? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। This work done is stored in the form of pressure energy of liquid। ओके, तो यानी प्रेशर एनर्जी हो जाएगा आपका प्रेशर
एनर्जी इज इक्वल टू पी डी वी। पी डी वी, तो प्रेशर एनर्जी तो हो गया। मास क्या होगा? मास ऑफ लिक्विड वो होगा रो डी वी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मास होता है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी है पी डी वी और मास क्या है? रो डी वी। तो ये हो जाएगा पी बाय रो। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा पी डी वी डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है? डी वी। प्रेशर एनर्जी पी डी वी, वॉल्यूम है डी वी, तो ये आ जाएगा पी के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी और आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम ये क्या कहता है? ये कहता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल लिक्विड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो is always constant। मैं लिख देता हूं, according to this theorem, the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass और per unit volume of an ideal liquid having streamline flow is always constant। तो ये कहता है सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपका लिक्विड आइडियल लिक्विड होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। तो पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखें अगर, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास पी बाय रो होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 1/2 वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जी एच। तो ये थ्योरम कहती है कि इन तीनों का सम है जो ये पर यूनिट मास का, ये क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये है बर्नौलीज थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो मैं क्या करता हूं इसके लिए, ये एक पाइप ले ली मैंने, इसका ये एंड ए है, ये एंड बी है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ स्पीड V1 है, यहाँ V2 है फ्लो की स्पीड लिक्विड की, यहाँ प्रेशर एंड ए पे P1 है और एंड बी पर
P2 है लिक्विड का प्रेशर, और मैं ये लेवल मान लेता हूँ जहाँ से मैं हाइट मेज़र करूँगा, तो इसके सेंटर से लूँगा मैं यहाँ से, ये हाइट मैं H1 ले लेता हूँ और इसके सेंटर से ये हाइट मैं H2 ले लेता हूँ। ओके, और जो इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो ले लेता हूँ मैं। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड A1, area of cross section at and A2, area of cross section at and B, V1, velocity of flow at and A, V2, velocity of flow at and B, और इसी तरह से P1 pressure of liquid at end A, P2 pressure of liquid at end B। ओके, तो force acting on liquid at A, ये हो जाएगा F1, तो ये क्या होगा P1A1, इतना फोर्स लगेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एंड ए, डेल्टा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, V1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू V1 डेल्टा टी। तो इतना फोर्स लग रहा है लिक्विड पर, ये फोर्स एट एंड ए, और एट एंड ए डेल्टा टी टाइम में लिक्विड इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वर्क डन ऑन द लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी, वर्क डन ऑन लिक्विड at end A in time delta t, in time delta t, ये क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपका P1A1 और जो आपने डिस्प्लेसमेंट यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है V1 डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका P1A1 V1 डेल्टा टी। ये क्या है, वर्क डन ऑन द लिक्विड, ऑन द लिक्विड, ठीक है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड एट बी, इनफैक्ट ऑन लिक्विड नहीं, ये बाय लिक्विड होगा क्योंकि यहां बाहर आ रहा है, यहां लिक्विड फोर्स लगाएगा। ओके, तो फोर्स बाय लिक्विड एट बी इज F2 इक्वल टू P2A2। डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड, distance covered by liquid in time delta t, ये हो जाएगा V2 डेल्टा टी। हम यहाँ पर एंड बी पर बात कर रहे हो, एंड बी पे स्पीड क्या है V2 है, तो ये हो जाएगा V2 डेल्टा टी। तो वर्क डन बाय लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू ये फोर्स इंटू ये जो डिस्टेंस, फोर्स है P2A2 और डिस्टेंस है V2 डेल्टा टी। फोर्स P2A2, डिस्टेंस V2 डेल्टा टी, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इतना वर्क डन ऑन द लिक्विड हो रहा है, इतना वर्क डन बाय द लिक्विड हो रहा है। तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड क्या होगा, मान लीजिए ऑन द लिक्विड वर्क डन हो रहा है 10 जूल और बाय द लिक्विड है ये 6 जूल, तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड क्या होगा 10 माइनस 6 4 जूल। तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड
इन टाइम डेल्टा टी इज, क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दो, ऑन द लिक्विड में से बाय द लिक्विड वाला माइनस कर दो, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। अब इसमें से डेल्टा टी आप कॉमन ले सकते हो, तो अगर आप डेल्टा टी कॉमन लेते हैं तो ये होगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो अब मैंने आपको बताया था दैट A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया वेलोसिटी है लेंथ बाय टाइम, तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, और ये इंटू टाइम। ओके, तो ये क्या है, मास पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय डेंसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है लेंथ बाय टाइम, तो एरिया इंटू लेंथ है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी, और ये टाइम यूं क्यों, तो इसको मैंने लिख दिया मास पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय दिस डेंसिटी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया वर्क डन ऑन द लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी, ये है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन द लिक्विड, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन द लिक्विड, तो क्या करोगे, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो ये डेल्टा टी हट जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म बच जाएगी, तो ये हो जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 E2 माइनस P2 A2 V2। अब मैंने आपको बताया A इंटू वी क्या होता है, मास पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय डेंसिटी, और बाय बर्नौलीज थ्योरम A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, सॉरी बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 है आपका A2 V2, और ये किसके इक्वल है, मास पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय डेंसिटी। तो मैं इसको लिख देता हूं m बाय रो, तो यहां m क्या है, मास पर यूनिट टाइम, m क्या है, मास पर यूनिट टाइम, ओके, मास पर यूनिट टाइम, यानी इतना मास फ्लो कर रहा है ऑफ द लिक्विड पर यूनिट टाइम। तो मैं P1 A1 V1 की जगह m बाय रो माइनस P2 A2 V2 की जगह भी m बाय रो। देखिए एरिया इंटू वेलोसिटी क्या था, मास पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय डेंसिटी, तो मैंने मास पर यूनिट टाइम को m मान लिया और डिवाइड बाय डेंसिटी, और A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो इसलिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2 दोनों क्या होंगे, m बाय रो, वेयर m इज मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, m इज, अगेन मैं बता रहा हूं, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये मैंने A1 V1 की वैल्यू m बाय रो रख दी, A2 V2 की भी m बाय रो, तो m बाय रो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बच जाता है P1 माइनस P2। सो दिस इज नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन द लिक्विड। अब ये नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन लिक्विड कहां यूज होगा, इट विल बी यूज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो मैं यहां लिख देता हूं, नेट वर्क डन per unit time on the liquid is equal to increase in kinetic energy per unit time of liquid
प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम ऑफ लिक्विड। तो ये जो नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम था ऑन द लिक्विड, वो किस में यूज होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। तो नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम है आपका P1 माइनस P2 m बाई रो इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम 1 बाई m V2 स्क्वायर माइनस 1 बाई m V1 स्क्वायर। ये हो गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम क्यों? क्योंकि m क्या है? मास पर यूनिट टाइम है। तो इंक्रीज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगेन मैं बता रहा हूं पर यूनिट टाइम क्यों है? क्योंकि m क्या है? मास पर यूनिट टाइम है। इसी तरह इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा? mgh2 माइनस mgh1। अब दोनों तरफ m कैंसिल कर दो, तो ये हो गया P1 बाई रो माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। तो ये आ गया P1 बाई रो प्लस 1 बाई 2 V1 स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल टू P2 बाई रो प्लस 1 बाई 2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। Or you can write it that P by rho plus V square 1 by 2 V square plus GH equal to constant। और यही आपकी बर्नौलीज थ्योरम है। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। के स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, G से डिवाइड कर दो, कांस्टेंट बाय G भी कांस्टेंट होगा, तो P बाय रो G प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। P बाय रो G को कहते हैं प्रेशर हेड, V स्क्वायर बाय 2G को कहते हैं वेलोसिटी हेड, और HEAD वेलोसिटी हेड, एंड H को कहते हैं पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम, और ये कंप्लीट हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।